हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वायरोट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं PYQ सीरीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड टू यूनिट 6। और ये जो है आपका 17th PYQ सीरीज़ है, जिसमें हम कवर करेंगे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके UGC नेट या अदर ASRB या फिर किसी भी अदर एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। BOD कर्व इन अ लेक वाटर फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो BOD कर्व फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। येस, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो बेसिकली अगर सबसे पहले हम बात करेंगे कि BOD क्या होता है, तो BOD इज द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीड टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर। तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर किसी भी स्ट्रीम में, लेक में प्रेजेंट होता है, उसको डिग्रेड करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए जो है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिग्रेड करते हैं, तो वो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो वाटर में प्रेजेंट होता है उसको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, उस ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। तो जितना ऑक्सीजन कंजम्पशन हुआ है, जितना ऑक्सीजन जो डिमांड है, उसको हम क्या कहेंगे? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो डेफिनेशन क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन microorganism needed to decompose organic matter in water the is known as biochemical oxygen demand। ठीक है, तो BOD फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की अगर हम बात करें तो क्या कहता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की? कंसंट्रेशन जो है पहले तो इंक्रीज होगी, इंक्रीज होने के बाद जो है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज नोन एज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, यहाँ क्या होता है कि इनिशियली क्या होता है आपका, बहुत सारा डिसॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? बहुत इजीली जो है माइक्रो ऑक्सीजन ज़्यादा प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे और बहुत ज़्यादा जो है आपका ऑर्गेनिक मैटर डिग्रेड करेंगे। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ऑक्सीजन कंसनट्रेशन कम होती जाएगी। जब ऑक्सीजन कंसनट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा ओवर अ टाइम, ठीक है, ओवर अ टाइम ऑक्सीजन कंसनट्रेशन जब डिक्रीज हो जाएगी, उस रेट को क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, द डिक्रीज इन BOD ओवर अ टाइम फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। डिक्रीज इन BOD ओवर अ टाइम इज फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो BOD कर्व इन लेक वाटर फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। येस, दिस इज करेक्ट। इनिशियली आपका ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, टाइम के साथ साथ जो है ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ता चला जाता है, तो इसीलिए आपका क्या है, ऑक्सीजन डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए ये क्या फॉलो कर रहा है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। अल्टीमेट BOD इंक्रीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ टू कंसंट्रेशन टू डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। तो अल्टीमेट BOD क्या होता है? अल्टीमेट BOD जो होता है, इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड if all the biodegradable organic matter in a sample were oxidized। ठीक है, it is the amount of oxygen that would be consumed if all the biodegradable organic matter in a sample were oxidized। तो इन लेमन लैंग्वेज मैं बात करूँ तो ये है कि टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ नीडेड टू ब्रेक डाउन ऑल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज़ नोन एज अल्टीमेट BOD। कि कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर्ड है ब्रेक डाउन करने में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को, दैट इज़ नोन एज अल्टीमेट BOD। अगर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है आपका ज़्यादा है, ठीक है, इंक्रीज होगा, तो ऑक्सीजन डिमांड जो है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर लेस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है तो ऑक्सीजन डिमांड जो है उसकी नीड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, इन शॉर्ट बात करते हैं हम कि अगर थिंक दैट कि अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई राइस बना रहे हैं, ठीक है, एक बाउल में हम राइस बना रहे हैं। इफ़ वी स्टॉप आफ्टर 5 मिनट, अब 5 मिनट बाद को गैस जो है वो बंद कर दें, तो वो क्या होंगे? हाफ कुक्ड रहेंगे आपके राइस। ठीक है, लेकिन कुछ जैसे अगर हम उसको 20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद अगर बंद कर रहे हैं तो आपके जो राइस हैं वो फुली कुक्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो जो फुली कुक्ड हो गए, ठीक है, जो फुली कुक्ड हो गए
दैट इज़ अल्टीमेट बीओडी। ठीक है, जो फुली कुक्ड हो गई उसको क्या कहेंगे, एक अल्टीमेट बीओडी बोलेंगे। कि हाफ बीओडी जो है 5 मिनट पे बीओडी और 20 मिनट पे जो बीओडी है, कि 20 मिनट में जितना भी ऑक्सीजन था सारा का सारा जब कंज्यूम हो गया, सारा का सारा ऑक्सीजन जो कंज्यूम हो गया, ठीक है, फुली ऑक्सीजन जब यूज़ हो जाता है, दैट इज़ अल्टीमेट बीओडी। तो अल्टीमेट बीओडी इंक्रीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। यस, दिस इज करेक्ट। तो अल्टीमेट बीओडी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर के। मैंने बताया था ना कि मोर द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मोर द ऑक्सीजन नीडेड। तो ऑप्शन स्टेटमेंट बी जो है वो करेक्ट है। देन स्टेटमेंट सी देख लेते हैं। ऑक्सीजन डिप्लीशन इन लेक वाटर इज रिलेटेड टू बोथ अल्टीमेट बीओडी एंड द रेट कांस्टेंट। जो ऑक्सीजन डिप्लीशन है वो डिपेंड किस पे करती है, अल्टीमेट बीओडी पर भी और आपके रेट कांस्टेंट पे भी, दोनों पे जो है आपका डिपेंड करता है। कैसे, अगर ज़्यादा वेस्ट होगा तो मोर ऑक्सीजन नीडेड होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट रहेगा। ठीक है, डिकम्पोजिशन की बात करें तो डिकम्पोज इट मोर ऑक्सीजन डिप्लीशन। तो ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है तो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगा और ऑक्सीजन जो है वो डिप्लीट भी बहुत जल्दी जल्दी होएगी। ठीक है, और रेट कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो हायर द रेट कांस्टेंट फास्टर द ऑक्सीजन डिप्लीशन। अगर रेट कांस्टेंट अगर आपका ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन डिप्लीशन भी जो है आपका क्या होगा, ज़्यादा होएगा, क्योंकि इट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, माइक्रोब एक्टिविटी एंड द टाइप ऑफ वेस्ट। तो आपका रेट कांस्टेंट किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और माइक्रोबियल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है और टाइप ऑफ वेस्ट पे डिपेंड करता है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ बीओडी रेट कांस्टेंट, द ऑक्सीजन डिप्लीशन इन लेक वाटर रिलेटेड टू बोथ अल्टीमेट बीओडी और रेट कांस्टेंट, दोनों पे डिपेंड करता है। तो अगर अल्टीमेट बीओडी ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन डिप्लीशन ज़्यादा होगा, रेट कांस्टेंट अगर ज़्यादा होगा तो भी ऑक्सीजन डिप्लीशन जो है वो आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सी बी जो है आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ बीओडी रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन वाटर टेम्परेचर। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ बीओडी रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन वाटर टेम्परेचर। नो, दिस इज डिपेंड अपॉन वाटर टेम्परेचर। तो बीओडी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है। अगर आपका रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है तो बीओडी जो है वो भी इंक्रीज होगा टाइम के साथ। फॉर एग्जांपल बीओडी एट 30 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू बीओडी 20 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर जो है वो भी हमें एक्यूरेट टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड होता है बीओडी डिटेक्शन के लिए। अगर बीओडी को हम 30 डिग्रीज पे अगर हम डिग्रेड करें तो आपका डिग्रेडेशन जो है वो जल्दी होएगा। तो बीओडी 5 जो है आपका ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर टू बीओडी 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये किस पर डिपेंड होता है, टेम्परेचर पे, बट दे आर सेइंग इट इज़ डज नॉट डिपेंड। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनकरेक्ट हो गया। देन नेक्स्ट देख लेते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ बीओडी रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ वेस्ट। नो, दिस इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ वेस्ट। अगर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ज़्यादा है तो बीओडी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर प्लास्टिक वेस्ट ज़्यादा है, ईजिली डिग्रेड नहीं हो सकता, तो बीओडी क्या होगी, कम होगी एज़ कंपेरेटिवली, बट सीओडी जो है वो ज़्यादा होगी। तो इट इज़ डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ वेस्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, ए बी सी इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड डज नॉट कंटेन क्लोरीन एटम इन द स्ट्रक्चर। तो इसके ऊपर जो है मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी जिसमें डिस्कस कर लेंगे हम पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड। आपका एक टेबल जो है, एक टेबल में मैं आपको ये सारा का सारा जो है वो डाटा प्रोवाइड कर दूंगी। जो ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड है, कार्बामेट्स हैं, जितने भी हैं आपके, वो सारे के सारे एक पर्टिकुलर टेबल में हम पढ़ लेंगे। अभी के लिए मैं बता देती हूँ। तो इसमें उन्होंने पूछा है कि कौन सा ऐसा पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड है तो विच डज़ नॉट कंटेन क्लोरीन। तो क्लोरीन जो है वो ऑर्गेनोक्लोरीन इंसेक्टिसाइड में प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल क्या है उसके, जैसे कि डीडीटी है, एल्डरीन है, एंडरीन है, लिंडेन है,
मिथॉक्सोक्लोर है, तो मिथॉक्सोक्लोर में भी होता है, और आपके मिरेक्स में भी प्रेजेंट होता है, एंडोसल्फान में भी प्रेजेंट होता है। लेकिन मैलाथायनिन जो है ये क्या है आपका ऑर्गेनोफॉस्फेट, दिस इज ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड, दिस इज ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड। तो इसमें क्लोरीन आपका प्रेजेंट नहीं होता है। तो क्लोरीन किस किस में प्रेजेंट होता है, डीडीटी में, एल्डरीन में, एंडरीन में, मिथैक्सीक्लोर में, लिंडेन में, मिरैक्स में और एंडोसल्फान में। और मैलाथायोनिन, पैराथायोनिन, डायोजोनिन और क्लोरोपायरोफोज में जो है आपका ऑर्गेनोफॉस्फेट प्रेजेंट होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन द LOD50 वैल्यू ऑफ सम पेस्टिसाइड आर लिस्टेड बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट टॉक्सिक। इनमें से सबसे ज़्यादा जो है वो टॉक्सिक कौन सा एलिमेंट है। तो LD50 mg/kg की अगर हम बात करें, अगर वैल्यू ग्रेटर देन 500 है, अगर वैल्यू 500 है तो क्या होगा, स्लाइटली टॉक्सिक होगा। अगर वैल्यू 50 से 500 के बीच में है, 50 से 500 के बीच में है तो वो क्या होगा आपका मॉडरेटली टॉक्सिक होगा। लेकिन वैल्यू आपका 5 to 50 के बीच में है तो वो हाईली टॉक्सिक होगा। और अगर कंसंट्रेशन लेस देन 5 है तो आपका वो एक्सट्रीमली टॉक्सिक होगा। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा आपका टॉक्सिसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो डीडीटी की कंसंट्रेशन दे रखी है 110 mg/kg और पैरामेथ्रिन की दे रखी है, प्रीमेथ्रिन की दे रखी है 50 to 500 mg/kg, पैराथायोनिन की दे रखी है लेस देन 5 mg/kg और निकोटीन की जो दे रखी है वैल्यू वो है आपकी 5 to 50 mg/kg। तो करेक्ट आंसर क्या होगा टेबल के अकॉर्डिंग, टेबल के अकॉर्डिंग क्या करेक्ट आंसर होगा। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर से बता देती हूँ, LD50 टॉक्सिसिटी लेवल जो है आपका अगर लेस देन 5 होगा तो वो क्या होगा एक्सट्रीमली टॉक्सिक होगा, अगर 5 to 50 होगा तो हाईली टॉक्सिक होगा। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टॉक्सिसिटी कम होती जाएगी, और जितनी कम कंसंट्रेशन होगी LD50 की वैल्यू जितना कम होगा उतनी वो जो होगा टॉक्सिसिटी ज़्यादा होगी। तो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, द एब्जॉर्ब डोज ऑफ रेडिएशन डोज इन SI यूनिट इज एक्सप्रेस्ड इन, किस में एक्सप्रेस करेंगे हम, तो रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ मटेरियल, ठीक है, रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ मटेरियल। तो एब्जॉर्ब डोज की जो एब्जॉर्ब डोज जो होती है आपकी उसका SI यूनिट होता है वो होता है ग्रे। क्या होता है एब्जॉर्ब डोज का SI यूनिट होता है ग्रे। पहले हम जो था वो रेड था, क्या था पहले रेड, और अब क्या हो गया है ग्रे। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 4 का वो करेक्ट आंसर होगा। तो ऑब्जर्व डोज ऑफ रेडिएशन डोज इन SI यूनिट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्रे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपको इन्वायरमेंटल डिजास्टर दे रखे हैं, उसमें से हमें प्लेसेस बताने हैं। तो एजेंट ऑरेंज जो है आपका कहाँ हुआ था, एजेंट ऑरेंज में क्या हुआ था, डाईऑक्सिन यूज बाय US ड्यूरिंग द वियतनाम वॉर। डाईऑक्सिन को यूज़ किया गया था, एजेंट ऑरेंज क्यों बोला गया कि डाईऑक्सिन यूज़ किया था वियतनाम वॉर के टाइम पे, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा सीवियर हेल्थ इफेक्ट देखने को मिला था। तो कहाँ पे यूज़ किया गया था, वियतनाम में। और यूज़ किसने किया था, USA ने यूज़ किया था वियतनाम में वॉर के दौरान, क्या डाईऑक्सिन। देन बोहाई बे, बोहाई बे जो है आपका, या फिर बोई बे या बोहाई बे जो है ये कहाँ पर हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी कहाँ हुई है आपकी,
ओ सॉरी, बोई बे एंड इटाई जो है आपका जापान में कॉज हुआ था, कैडमियम की वजह से पॉइजनिंग हो गई थी, कैडमियम की वजह से पॉइजनिंग हुई थी, तो कहाँ हुआ था, जापान में हुआ था। लव कैनाल की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर हुआ था, लव कैनाल जो है वो आपका यूनाइटेड स्टेट में देखने को मिला था, लव कैनाल यूनाइटेड स्टेट में। इसमें क्या हुआ था कि टॉक्सिक वेस्ट जो है वो बरीड कर दिया था नाइग्रा फॉल में, न्यूयॉर्क में, जिसकी वजह से ग्राउंड पोल्यूशन जो है वो कॉज हुआ था। टॉक्सिक वेस्ट बरीड इन नाइग्रा फॉल, ड्यू टू दैट ग्राउंड पोल्यूशन कॉज्ड। तो लव कैनाल कहाँ हुआ था, यूनाइटेड स्टेट में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, और आपका बोहाई बे जो है वो कहाँ कॉज हुआ था, चाइना में कॉज हुआ था। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन एसिडिक प्रेसिपिटेशन। एसिडिक प्रेसिपिटेशन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा होगा। एसिडिफिकेशन ऑफ लेक वाटर रिलीज हाईली टॉक्सिक एल्यूमिनियम टू दी वाटर। एसिडिफिकेशन लेक में क्या होता है कि एल्यूमिनियम 3 रिलीज होता है, यस दिस इज करेक्ट। एसिड रेन में कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, SO2 और नॉक्स, ठीक है, जो pH को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, लेक वाटर के भी और सॉइल को भी, जिसकी वजह से क्या होता है कि एसिडिक कंडीशन कॉज होती है। एल्यूमिनियम कंपाउंड इन सॉइल एंड रॉक जो है वो डिजोल्व हो जाता है। एल्यूमिनियम कंपाउंड विच इज़ प्रेजेंट इन सॉइल जो है वो आपका क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है, और क्या कॉज करता है, एसिडिफिकेशन कॉज करता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम 3 इज कॉज दी एसिडिटी इन दी लेक। तो एसिडिफिकेशन ऑफ लेक वाटर रिलीजेज हाईली एल्यूमिनियम 3 ऑफ द वाटर, यस दिस इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, डेसिडियस फॉलेज टेंड टू इंक्रीज एसिडिटी। डेसिडियस फॉलेज टेंड टू इंक्रीज एसिडिटी, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो डेसिडियस ट्रीज जो हैं, जैसे कि आपका ओक है, मैपल है, साल है, जब ये इनकी लीव्स हैं वो नीचे गिरती हैं, ठीक है, लीव जब नीचे गिरती हैं ग्राउंड पे आके, और वो कौन सा एक एसिड जो है वो रिलीज़ करती है ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन, दैट इज़ द टैनिक एसिड। टैनिक एसिड जो है आपका रिलीज़ करती हैं, जिसकी वजह से क्या कॉज होती है, एसिडिटी कॉज होती है। तो डेसिडियस फॉलेज टेंड टू इंक्रीज एसिडिटी ड्यू टू टैनिन एसिड, ड्यू टू टैनिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कॉनिफेरस फॉलेज टेंड टू यील्ड द रन ऑफ दैट इज़ मोर एसिडिक दैन प्रेसिपिटेशन। जो बारिश आती है उससे ज़्यादा हार्मफुल जो है आपका रन ऑफ है कॉनिफेरस फॉलेज ट्रेंड में, क्योंकि कॉनिफेरस ट्रीज जो हैं आपके कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कोल्डर रीजन में प्रेजेंट होते हैं, ठंडी जगह पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे कि पाइन है, स्पर है, फिर है, और इनकी जो लीव्स होती है उन पे वैक्सी कोटिंग होती है, स्टिकी रेजिन या फिर एसिड लाइक टैनिन्स प्रेजेंट होता है। तो जब वो डिकम्पोज होता है तो टैनिक एसिड कॉज करता है, ठीक है, जब वो भी टैनिक एसिड कॉज करता है। टैनिक एसिड जो है जब बारिश आती है, जब रन ऑफ होता है, ये सारा का सारा क्या कॉज करता है, एसिडिटी कॉज करता है, ठीक है, दिस इज कॉज एसिडिटी। तो कॉनिफेरस फॉलेज यील्ड रन ऑफ दैट मोर एसिडिक दैन प्रेसिपिटेशन, बारिश से भी ज़्यादा जो है वो एसिडिक होते हैं ड्यू टू टैनिक एसिड। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, लेक विद ग्रेनिटिक बेडरॉक ऑफर द बफरिंग टू एसिडिक प्रेसिपिटेशन। नो, ग्रेनाइट बेडरॉक जो है वो एसिडिफिकेशन कॉज करते हैं। ग्रेनाइट रॉक जो होते हैं आपकी हार्ड रॉक होती हैं, इट डज़ नॉट डिज़ोल्व ईजिली, ये ईजिली जो है आपका डिज़ोल्व नहीं होते हैं। तो एसिड रेन जब फॉल होती है दीज लेक्स में, तो नो नेचुरल प्रोटेक्शन नहीं होता है, एसिड क्विकली जो है वो हार्म करता है फिशेस को। तो ग्रेनाइट रॉक में बफरिंग एबिलिटी जो है आपकी कम होती है, लेकिन लाइमस्टोन और चाक की बात करूँ तो उसमें जो है आपकी बफरिंग कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन ग्रेनाइट जो है वो ईजिली एसिडिफाई हो जाता है। ग्रेनाइट जो है आपका
ईजिली एसिडिफाई हो जाता है और आपका चॉक और लाइमस्टोन जो है वो क्या है, न्यूट्रलाइज करता है एसिड रेन को। चॉक और लाइमस्टोन क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक लेक को। तो क्वेश्चन क्या स्टेटमेंट क्या कह रही है, लेक विद ग्रेनिटिक बेडरॉक ऑफर द बफरिंग टू एसिडिक प्रेसिपिटेशन, buffering the little buffering the acidic precipitation. Yes, this is correct. Thin and impermeable soil help in better buffering to acidic precipitation. Thin and impermeable soil better buffering. देखो थिन और इम्परमेबल अगर सॉइल होगी तो बफरिंग कैपेसिटी लो होगी, क्योंकि लेस मिनरल जो है आपके प्रेजेंट होंगे, तो रन ऑफ क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। तो थिन एंड इम्परमेबल सॉइल, लेस मिनरल, लेस फास्ट रन ऑफ एंड लो बफरिंग कैपेसिटी। बट इन द केस ऑफ थिक एंड अल्कलाइन सॉइल, हाई बफरिंग कैपेसिटी, मोर मिनरल प्रेजेंट होते हैं, तो एब्जॉर्ब एंड रिएक्ट वेरी वेल, दे आर एब्जॉर्ब एंड रिएक्ट वेरी वेल। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 6 का, तो इन्होंने मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर मांगा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ए, सी और डी, कि एसिडिफिकेशन ऑफ लेक वाटर रिलीज अ हाईली टॉक्सिक एल्यूमिनियम। येस, दिस इज करेक्ट। कॉनिफेरस फॉलेज टेंड टू यील्ड रन ऑफ देन मोर एसिडिक देन प्रेसिपिटेशन, ये भी करेक्ट है। देन ऑप्शन नंबर डी जो है, लेक विद ग्रेनिटिक बेड रॉक ऑफर लिटल बफरिंग टू एसिडिक प्रेसिपिटेशन। तो ए, सी और डी जो है आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है। बी जो ऑप्शन है वो भी आपका करेक्ट है, लेकिन दिस इज नॉट मोस्ट एप्रोप्रिएटली करेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन क्या है, ए, सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द एसेंशियल कंडीशन फॉर फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन इन एम्बिएंट एटमॉस्फेयर आर। तो फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन जब होता है तो क्या क्या केमिकल्स कंपाउंड जो है हमारे को रिक्वायर्ड होते हैं। फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है, इट इज़ ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, इन द प्रेजेंस ऑफ नॉक्स, वीओसीज एंड हाइड्रोकार्बन जो है आपका क्या बनता है, फोटोकेमिकल स्मोक बनता है ड्यूरिंग द डे टाइम। ठीक है, वार्म और सनी कंडीशन जो है वो रिक्वायर्ड रहती है आपकी। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, SO2 वाटर वेपर नो, स्मोक एंड वाटर वेपर नो, VOCs एंड SO2, VOCs ठीक है, बट SO2 जो है वो क्या कॉज करता है, लंडन स्मोक कॉज करता है, नॉट दी फोटोकेमिकल स्मोक। और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, नॉक्स, VOCs एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस। तो नॉक्स, VOCs, हाइड्रोकार्बन क्या कॉज करते हैं, आपके फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन कॉज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ NOY स्पीशीज इन एटमॉस्फेयर, इनमें से कौन सी जो है वो NOY स्पीशीज हैं जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं। तो NO3, Cl, NO2, NO3, nitrous oxide. तो all the species which are present in atmosphere, the option number D is correct. A, B, C, D is the correct answer. Next question देख लेते हैं, the process of destabilization of colloid by altering the surface property, the decolonization of colloid by altering the surface property in order to allow the individual particle to combine into the larger one in best refer to. तो the process of destabilization of colloid is known as coagulation. The process of destabilization of colloids is known as coagulation. तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी। फ्लोकुलेशन में क्या होता है आपका, कोआगुलेशन में तो डिस्टेबलाइजेशन ऑफ कोलॉइड पार्टिकल जो है वो होता है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक लार्जर पार्टिकल एक फ्लॉक बना देते हैं जो सेटल डाउन हो जाता है नीचे जाके। कोलॉइडल पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन होता है,
इन द केस ऑफ कोआगुलेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन होता है, और जो बहुत ही स्मॉल साइज पार्टिकल होते हैं जो ईजिली हम देख नहीं पाते हैं, जैसे कि आपका क्ले है, ऑर्गेनिक मैटर है, वो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन की वजह से वो है क्लम्प बना लेते हैं, एक दूसरे के साथ क्लम्प टुगेदर हो जाते हैं और न्यूट्रलाइज कर देते हैं उसके चार्ज को। कौन कौन से कोएगुलेंट जो हम यूज़ करते हैं कोएगुलेशन प्रोसेस के लिए, वो है आपका LM और FeCl3, LM और FeCl3। फ्लोकुलेशन में क्या होता है कि स्लो मिक्सिंग होती है, दैट प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ विजिबल फ्लो। क्या होता है, स्लो मिक्सिंग होती है और प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ विजिबल फ्लो। फ्लोकुलेशन में हम इजीली जो है देख सकते हैं, बड़े बड़े फ्लॉक्स बनते हैं उसमें, ठीक है। कोएगुलेशन में हम इजीली जो है हम नहीं देख सकते, ये क्ले और ऑर्गेनिक मैटर के फ्लॉक्स को फॉर्म करता है। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, पार्टिकल सेटल ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें क्या होते हैं, पार्टिकल सेटल हो जाते हैं ड्यू टू ग्रेविटी। तो की पॉइंट क्या है, द प्रोसेस ऑफ डीस्टेबलाइजेशन ऑफ कोलॉइड इज नोन एज कोएगुलेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द एम्बिएंट एटमॉस्फेयर ऑन ड्राई बेसिस एट 0 डिग्री सेल्सियस and 1 atm pressure in the unit of grams per liter। देखो इस केस में क्या होता है, हमें पता है कि आइडियल गैस लॉ जो हम क्या कहता है कि PV इज इक्वल्स टू NRT, PV इज इक्वल्स टू NRT। अगर हम वॉल्यूम निकालें, हमें क्या क्या दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है एट 0 डिग्री सेल्सियस, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन होता है, और प्रेशर की बात करूँ तो प्रेशर कितना दे रखा है 1 atm दे रखा है। तो PV इज इक्वल्स टू NRT इज इक्वल्स टू NRT, और R की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 0.0820 एटम पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, P की वैल्यू दे रखी है, N जो है आपके नंबर ऑफ ऑक्सीजन मोल, तो N भी दे रखा है, R भी दे रखा है और T भी दे रखा है। तो यहाँ से V की वैल्यू निकालेंगे 1 इंटू 0.0820 जो क्या है आपकी R की वैल्यू है इंटू 273, टेम्परेचर को मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय 1 क्या है आपका, जिसको मैं डिवाइड कर रही हूँ वो 1 atm प्रेशर है आपका। तो V का जो वैल्यू है वो क्या निकल कर आएगा यहाँ से, और ये स्टैंडर्ड वैल्यू भी होती है कि 22.41 एट 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर, द वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 22.41, ठीक है। 22.41 आपका निकल कर आएगा। देन हम कैलकुलेट कर लेंगे मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन को। तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो मोलर मास ऑफ O2 इज इक्वल्स टू 32 ग्राम पर मोल, क्योंकि एक ऑक्सीजन का मास कितना है 16 है, तो 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात हो रही है। ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 2 होते हैं, तो 16 इंटू 2 32 ग्राम पर मोल हो गया। प्योर O2 गैस का कितना होगा, फिर अब डेंसिटी चेकआउट करनी है हमें, तो O2 की डेंसिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे 32, ठीक है। 32 मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो हमने कैलकुलेट की थी वो कितना 22.41, तो 32 डिवाइडेड बाय 22.41 कैलकुलेट करके आपका आंसर आएगा 1.427 ग्राम्स पर लीटर, 1.427 ग्राम्स पर लीटर। अब इन्होंने क्या बोला है कि ऑक्सीजन इन एम्बियंट एयर, तो एम्बियंट एयर में ऑक्सीजन कितना होता है 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो हमें उसके अकॉर्डिंगली जो है हमारा आंसर जो आया था 1.427 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.21 से, क्योंकि 21% ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो 0.21 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या निकल कर आएगा 0.2998 ग्राम्स पर लीटर, 0.2998 ग्राम्स पर लीटर। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है पार्ट 18 में हम देखेंगे और क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।